मुंबई से करीब 2240 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहाँ देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त सेना, पुलिस और छात्रों के बीच संग्राम छिड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार बन चुकी है, फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं और बांग्लादेश के हालात बच्चे बदतर होते जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में बांग्लादेश के हजारों लोगों ने वहां के पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया, जिनमें कुछ ऑफिसर्स की जान भी चली गई। इन सब के साथ एक महीने के अंदर अंदर इस प्रोटेस्ट ने करीब 300 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली है और हॉस्पिटल्स के बाहर कई जगहों पर आग भी लगा दी गई। इस वायलेंस की वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जान बचाकर भारत आ गई, जो बांग्लादेश के लोगों की मांग थी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के हालात और भी ज्यादा खतरनाक होने लगे। बांग्लादेश के साथ इस वायलेंस से भारत को करीब 20 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। साथ में भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे। कुछ लोग बांग्लादेश में जो हो रहे हैं उसे छात्र आंदोलन का नाम दे रहे हैं और कुछ लोग बांग्लादेश की दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी की साजिश बता रहे हैं और कुछ लोग इसे बता रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बांग्लादेश के हिंदुओं को मारने और वहाँ से भगाने के लिए किया जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बांग्लादेश जो भारत की मुंबई से करीब 2240 किलोमीटर दूर है, ये देश एक टाइम पर भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की थी। भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने के बाद बांग्लादेश काफी टाइम तक पाकिस्तान के साथ ही रहा, जिसे उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान भी कहा जाता था। पार्टीशन के टाइम पर क्या हुआ था कि लोग उस टाइम अपने रहने की जगह डिसाइड करके वहाँ पर रह सकते थे। जैसे ज्यादातर मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए, साथ में थोड़े बहुत हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी चले गए। और सेम ऐसा उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान में भी हुआ था, यानी आज के बांग्लादेश में। इन सब के थोड़े टाइम तक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत रहे, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ते खराब होते गए। उस टाइम क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टी थी वो बांग्लादेश के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगी, यानी बांग्लादेश के लोगों को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। धीरे धीरे टाइम बीता गया और बांग्लादेश के लोगों की तरफ से आंदोलन होते गए। फाइनली बाद में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया और एक नया देश बनाया, बांग्लादेश, जिसके बाद बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान। आपको बता दूं, ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जिनका आज बांग्लादेश में स्टैचू तोड़ा जा रहा है। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। बांग्लादेश में 3 पॉलिटिक्स पार्टीज हैं। पहली है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दूसरी है बांग्लादेश आवामी लीग और तीसरी है जातीय पार्टी। इन तीनों पार्टियों में से जो बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी है, इस पार्टी में वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है। ये वही पार्टी है जिसको शेख हसीना चलाती थी और बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान भी इसी पार्टी से थे। जब 1972 में शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, तब बांग्लादेश के लोगों के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और पार्टीशन में वॉर भी हुआ था। इस वॉर के कारण बांग्लादेश की जो खेती वाली जमीन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ में बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश में न्यूज़पेपर पर भी बैन लगा दिया। इन सब के ठीक 3 साल बाद ही बांग्लादेश की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। हालात तो तब बिगड़ गए जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा और 70,000 लोगों की जानें चली गई। In Bangladesh, it's a food crisis. Not enough food. So 8 million kids are going hungry. आवामी लीग की सरकार में इतना सब कुछ होने के कारण बांग्लादेश के लोग भी इस पार्टी को सपोर्ट करना छोड़ने लगे। इसके ठीक अगले ही साल यानी 1975 में जब बांग्लादेश के लोग इस पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तो आवामी लीग की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा के बाद आवामी लीग की सरकार ने बांग्लादेश की बाकी सभी पॉलिटिक्स पार्टियों पर भी बैन लगा दिया। अब बांग्लादेश के लोग इस पार्टी से इतना परेशान हो गए थे कि उनको शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करनी पड़ी। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद ढाका के लोगों ने उनके घर पर भी अटैक किया और शेख मुजीबुर रहमान की वाइफ और उनके बेटे को भी मार दिया। लेकिन इन सब में शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां बच गई। पहली शेख रेहाना, जो बाद में ब्रिटेन चली गई, और दूसरी शेख हसीना, जो भारत आ गई। लेकिन 1981 में शेख हसीना वापस बांग्लादेश चली गई। टाइम बीता गया और देखते देखते शेख हसीना बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पार्टी आवामी लीग में आ गई और ईयर 1996 में शेख हसीना बांग्लादेश में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं शेख हसीना और उसकी पार्टी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इनका बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे क्या लेना देना है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश में आज हो रहा है उसका शेख हसीना और बाकी की पॉलिटिक्स पार्टी से लेना देना है। ये सब आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई, तब बांग्लादेश की दूसरी पॉलिटिक्स पार्टियों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में जब कोई एक पॉलिटिक्स पार्टी दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी का विरोध करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स पार्टी संसद में जाकर डिबेट करती है। बांग्लादेश में विरोध का मतलब है सामने वाली पॉलिटिक्स पार्टी के मेंबर्स की जान ले लेना।
और ये ऐसा बांग्लादेश में बरसों से चलता आ रहा है। बांग्लादेश में इसकी शुरुआत भी अवामी लीग के मेंबर्स को मारकर हुई थी, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। खैर, दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी के विरोध के बाद भी शेख हसीना हर बार इलेक्शन में जीत जाती थी, और जो शेख हसीना का ज्यादा विरोध करता था उसे शेख हसीना की सरकार जेल में डाल देती थी, उसकी सजा बढ़ा दी जाती थी और कभी फांसी की सजा भी सुना दी जाती थी। अभी तक सिर्फ पॉलिटिशियंस ही शेख हसीना से नफरत करते थे, बाकी देश की तरक्की भी हो रही थी और देश के लोग भी इनके साथ थे। लेकिन शेख हसीना के लिए हालात बिगड़ना शुरू हुए जब 2018 में उनकी सरकार ने कोटा प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया था। ये कोटा प्रणाली की व्यवस्था बांग्लादेश में 1971 से चली आ रही है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि कोटा प्रणाली है क्या। बांग्लादेश में एक शहर है ढाका। ढाका बहुत ही फेमस सिटी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कोटा प्रणाली की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें होता यह था कि स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीकों से आरक्षण मिलता था। जैसे 44% बेस्ड ऑन मेरिट वालों को, 10% वुमेन्स को, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वालों को और 5% माइनॉरिटी के लिए। अब इस कोटा प्रणाली में अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो रहा था, तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने इस प्रणाली को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट किए। शेख हसीना ने 2018 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से इसे शुरू कर दिया। यहाँ पर शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करे स्टूडेंट्स हैं, उनको शेख हसीना ने रजाकार कहा, जिसका मतलब होता है आतंकवादी। शेख हसीना की इस छोटी सी गलती की वजह से आगे जाकर बांग्लादेश में क्या होने वाला है, शायद ये शेख हसीना को मालूम नहीं था। शेख हसीना की इस गलती की वजह से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। बांग्लादेश की दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए भी ये एक ऐसा मौका था शेख हसीना की सरकार को गिराने का। ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के कारण बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा प्रणाली को फिर से वापस ले लिया। लेकिन 4 अगस्त को एक और खबर सामने आती है। बांग्लादेश के लोग फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए। लोगों ने जगह जगहों पर तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया और आग लगा दी। बदले में शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट सर्विस भी बंद करवा दी। बांग्लादेश के लोगों को इन सबसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। देखते देखते बांग्लादेश के हालात बच्चे बदतर होते जा रहे थे। कर्फ्यू के अगले ही दिन यानी 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के जस्ट बाद ही बांग्लादेश का ये मामला पॉलिटिक्स से हटकर धर्म पर आ गया। बांग्लादेश की बाकी की पॉलिटिक्स पार्टियों की हेल्प से बांग्लादेश के लोगों ने उन हिंदुओं पर अटैक किया जो आज़ादी के टाइम पर वहाँ पर गए थे और कुछ वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। ये सब प्री प्लान्ड तरीके से किया गया है। इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि क्या सच में बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हुआ है, और अगर हो रहा है तो क्यों, वजह क्या है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1967 से 2013 तक करीब 11 मिलियन हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले गए हैं। आज बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन हिंदू धर्म के लोगों की है, यानी ऑलमोस्ट 13 मिलियन हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं। बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें नजर आता है कि बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम धर्म के लोग मंदिरों की पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये मुस्लिम धर्म के लोग आखिर मंदिरों के आगे खड़े क्यों हैं। ये लोग मस्जिद के आगे भी खड़े हो सकते थे। क्या बांग्लादेश में मंदिरों को ज्यादा खतरा है? खतरा है तो आखिर किससे? मंदिरों को खतरा है उन मुसलमानों से जो धर्म का फायदा उठाकर पॉलिटिक्स का खेल खेलते हैं। बांग्लादेश की डेली स्टार की रिपोर्ट से पता चलता है कि बांग्लादेश के 25 से भी ज्यादा जिलों में हिंदुओं के घरों पर अटैक हुआ है। मेहरपुर की इस्कॉन मंदिर पर अटैक करके मंदिर में आग लगा दी। फिरोजपुर में एक लड़की सिला कर हेल्प मांग रही थी। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर अटैक हुआ। ये सब किया किसने? ये किया उन पॉलिटिक्स के खिलाड़ियों ने जो इस खेल को इसी तरह से खेलना जानते हैं, और इस खेल में हर बार शिकार होती है आम जनता। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश के एक मौलाना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो इस प्रोटेस्ट को स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स से हटाकर धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। मौलाना की ऐसी अपील की मच गया बवाल। हिंदुओं पर अत्याचार से कांप उठी रूह। हिंदू या तो इस्लाम कबूले या मिलेगी मौत। बांग्लादेश जल रहा और वो हंस रहे। बांग्लादेश में ऐसे प्रोटेस्ट अनेकों बार हुए हैं, लेकिन सभी प्रोटेस्ट में 2 बातें कॉमन रही हैं। पहली, इनमें हर बार नुकसान आम जनता का ही हुआ है। दूसरी, सब प्रोटेस्ट में दूसरी पॉलिटिक्स पार्टी का यहाँ था। ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पार्टीज उन लोगों के इशारों पर काम करती हैं जिनसे बांग्लादेश के लोगों ने कुछ टाइम पहले छुटकारा पाया था। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।